हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और मेरे अपने चैनल सूर्या बीएससी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, इंटरसेक्शन ऑफ एन एलिप्स एंड ए लाइन। एक दीर्घवृत्त और एक रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु किस तरीके से ज्ञात करते हैं, और साथ ही हम आज इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि अंतःखंड की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। यानी कोई रेखा दीर्घवृत्त के अंदर जो अंतःखंड काटती है उसकी लंबाई कितनी होती है, आज इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। आपको केवल एक ही काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, और वीडियो अगर पसंद आ जाए, कुछ सीखने को मिले तो एक कमेंट करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि दीर्घवृत्त का जो समीकरण है मानक रूप में ही अगर हम ले लेते हैं इलिप्स का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कोई इलिप्स की इक्वेशन है। और एक रेखा है जो इस इलिप्स को यानी दीर्घवृत्त को काटेगी, तो y बराबर mx प्लस सी। अब अगर मान लीजिए हम इसको इस तरीके से प्रदर्शित करें कि ये कोई दीर्घवृत्त है, यहाँ पे दीर्घवृत्त का सेंटर होगा, और ये जो रेखा है ना, ये इसको इस तरीके से काट रही है। मान लिया ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है, तो हमको ये इंटरसेक्शन वाले जो बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु, तो P और Q की वैल्यू निकालनी है एक तो। दूसरा, अंतःखंड की लंबाई भी हम यहाँ निकालेंगे, यानी P और Q के बीच में जो ये दूरी है ये अंतःखंड है, इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ये हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि P बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और Q बिंदु x2 y2 है। ये हमने दोनों बिंदु मान लिया। अब ये जो रेखा है ये हमें दिख रही है दीर्घवृत्त को काट रही है, तो ये जो पॉइंट है ये रेखा पर भी स्थित है और दीर्घवृत्त पर भी स्थित है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को एक तो रेखा के ऊपर रखेंगे, यानी कि हम रेखा के अंदर जो x और y लिखा हुआ है उसकी जगह x1 y1 और x2 y2 रखेंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट दीर्घवृत्त के ऊपर भी है और रेखा के ऊपर भी है। दूसरा, इंटरसेक्शन ज्ञात करने के लिए हमको इस y की वैल्यू को इस इलिप्स के अंदर y की जगह रखना पड़ेगा, जिससे हम x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो यहां पर क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और y की जगह पर हम ये लिख देंगे mx प्लस सी, और ये इसका वर्ग हो गया अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसको अब हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हम खोल लेते हैं, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो हमने यहाँ पर लघुत्तम लिया है, इधर ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया। इसको हम x के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स की टर्म अलग कर लेते हैं, कांस्टेंट अलग कर लेते हैं, तो ये एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए, हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और इसमें से बचेगा बी स्क्वायर, और ये हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। फिर इसके बाद एक्स वाली टर्म लिखेंगे, ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई भी करना है, 2m ए स्क्वायर और c, और ये एक्स वाली टर्म आ गई, और बाकी जो टर्म बच रही है वो लिख लेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भी इधर साइड चेंज करा के ले आएंगे, ये कांस्टेंट टर्म हो गई। तो ये एक एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जिसके 2 रूट होंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स के 2 रूट होंगे, x1 और x2 अगर हम उन रूटों को मान लेते हैं तो उनका हम सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर माना इसके 2 मूल x1 और x2 हो, तो हम यहाँ से x1 प्लस x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और x1 इंटू x2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए x1 प्लस x2 होगा माइनस बी अपॉन ए, इसका एक फॉर्मूला होता है,
b का मतलब x का कोफिशिएंट और a का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो b का मतलब यहाँ पर हो गया, माइनस का साइन लगा देंगे, 2m a स्क्वायर c और a की वैल्यू हो गई यहाँ पर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके से इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ज्ञात करने का c अपॉन a, तो ये कांस्टेंट टर्म c है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर और अपॉन a का मतलब a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर x1 प्लस x2 और x1 x2 की वैल्यू जब हमने निकाल ली, तो इन दोनों की सहायता से हम x1 माइनस x2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू होगा अंडर रूट x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर और माइनस 4x1 x2। इस फॉर्मूले से हम x1 माइनस x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, अंडर रूट x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4m स्क्वायर a की पावर 4 c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा 4x1 x2 की वैल्यू यहाँ पर हम इसको लिख देंगे a स्क्वायर c स्क्वायर, इसमें से हम a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो a स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और अपॉन a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई। इसको अब हम और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू, और इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 4a स्क्वायर, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 4a स्क्वायर, तो बाहर आकर के वो 2a हो जाएगा। अपॉन में कॉमन लेंगे हम a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बाहर आकर के उसका होल स्क्वायर हट जाएगा और अंडर रूट में बचेगा यहाँ से m स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर, m स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, इधर से हमने 4a स्क्वायर को कॉमन ले लिया, एक एलसीएम लेंगे तो इससे कोष्टक यहाँ पर गुणा होगा और c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से वो गुणा हो जाएगा, यानी c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और इससे गुणा होगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसको जब और हम आगे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसा कैसा ही m स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर, और इधर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो c स्क्वायर का गुणा करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर, फिर माइनस c स्क्वायर का गुणा b स्क्वायर से किया तो माइनस का b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर माइनस से माइनस प्लस b स्क्वायर को गुणा किया आगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर और b स्क्वायर को b स्क्वायर से किया तो b की पावर 4। यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म इस टर्म से कट जाएगी। अब जो तीन टर्म हमारे पास बची है वो हम लिख लेते हैं a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अंदर क्या रह जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b प्लस यहाँ से बचेगा b की पावर 4, पहले प्लस की टर्म लिख लेते हैं, फिर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। इन सभी में से b स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो b स्क्वायर बाहर आकर के b हो जाएगा, तो ये बाहर 2ab हो गया, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ रह जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने x1 माइनस x2 की वैल्यू अब हमने निकाल ली है। अब x1 माइनस x2 की वैल्यू जब हमारे पास आ गई और x1 प्लस x2 की वैल्यू भी हमारे पास है, तो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके हम x1 और x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और उन x1 और x2 की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, x की जगह पर x1 रखेंगे तो y1 की वैल्यू आएगी, और x की जगह पर वो x2 वाली वैल्यू रखेंगे तो y2 की वैल्यू आएगी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं कि जो अंत्यखंड की लंबाई है वो कैसे कितनी होगी। देखिए लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, अंतःखंड की लंबाई, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमको निकालना है पी क्यू बराबर,
P और Q के बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है, जो ये फॉर्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, रेखा के इक्वेशन से y1 और y2 की वैल्यू रखेंगे। तो जब हम P वाला पॉइंट x1 y1 जब इसमें रखेंगे तो y1 की वैल्यू आएगी mx1 प्लस c, और Q वाला पॉइंट रखेंगे तो y2 की वैल्यू आएगी mx2 प्लस c। तो c कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x1 माइनस mx2 का होल स्क्वायर। और यहां से हमको दिख रहा है कि x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अगर हम यहां से m को कॉमन ले लेंगे तो m को कॉमन लेने से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बचेगा, वो कॉमन आके अंडर रूट से बाहर आकर के स्क्वायर हट गया, और अब अंदर इसकी जगह तो 1 रह जाएगा, और इसमें से जो m कॉमन ले रहे हैं हम उसका वर्ग बच जाएगा। ठीक है, अब हमने x1 माइनस x2 की जो वैल्यू निकाल रखी है, इस वैल्यू को इसकी जगह रखेंगे तो अंतःखंड की लंबाई डियर स्टूडेंट्स आ जाएगी। देखिए 2ab अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इनटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये किसी दीर्घवृत्त के ऊपर रेखा के द्वारा काटा गया अंतःखंड की लंबाई का फॉर्मूला है। यहीं से डियर स्टूडेंट्स एक चीज और निकलती है कि वो प्रतिबंध क्या है कि ये रेखा इस दीर्घवृत्त को स्पर्श करे। स्पर्श करने का मतलब जैसे ये कोई दीर्घवृत्त है और केवल टच करते हुए निकल जाए। तो यहाँ डायग्राम से हमको साफ समझ में आ रहा है कि अगर कोई रेखा दीर्घवृत्त को केवल स्पर्श करेगी तो इस तरह का अंतःखंड नहीं कटेगा। टच करके निकल गई तो अंतःखंड नहीं कटेगा। अंतःखंड नहीं कटने का मतलब उसकी लंबाई 0 होगी। तो अगर किसी अंतःखंड की लंबाई 0 हो जाए तो इसका मतलब है वो रेखा उसको स्पर्श करके ही जा रही है। तो अगर हम स्पर्श करने की कंडीशन यहां से पता करना चाहते हैं तो इस लेंथ की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो स्पर्श करने की शर्त, तो स्पर्श करने की जो शर्त होगी वो इस लंबाई को 0 करने से आएगी। अब देखिए इसके बराबर में जब हम 0 लिख देंगे तो वैल्यू कहां से आएगी। इसके बराबर में जब हम 0 लिख देंगे तो वैल्यू कैसे आएगी। देखिए बाहर का पूरा कांस्टेंट टर्म है 0 में चला जाएगा। 1 प्लस एम स्क्वायर को हम 0 में भेज देंगे, केवल ये एक अंडर रूट बचेगा, और इस अंडर रूट को भी बराबर में 0 होने की वजह से स्क्वायर कर सकते हैं, तो स्क्वायर भी इसमें आ जाएगा, हट जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। तो स्पर्श करने की शर्त हो जाएगी सी स्क्वायर की साइड चेंज की, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसी रेखा के द्वारा दीर्घवृत्त को स्पर्श करने का प्रतिबंध है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम अंतःखंड की लंबाई और अंतःखंड काटने वाले बिंदुओं को ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।